नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में बात करेंगे समीक्षा जारी, बदलाव की तैयारी। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों ने हार जीत पर मंथन शुरू कर दिया है और इसी बीच मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव परिणामों पर विचार विमर्श के लिए 8 जून को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। इसमें उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी न जीत पाने से कांग्रेस प्रदेश संगठन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान बहुत जल्द ही प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव कर सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल होने के बाद भी उत्तराखंड की 5 सीटों में एक भी कांग्रेस प्रत्याशी न जीत पाने के बाद कांग्रेस हाईकमान नाराज है। इसी बीच करण माहरा का कहना है कि वो हाईकमान के सामने सभी तथ्य रखेंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि यदि पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते तो परिणाम अलग होते। बता दें कि प्रीतम सिंह, हरीश रावत, यशपाल आर्य जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। वहीं इस बीच उत्तराखंड भाजपा में भी अंदर खाने संगठन बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत के मामले में पार्टी इस बार 2019 जैसा जोरदार प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार उत्तराखंड में कुल 56.79% मत हासिल किए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 61.66% वोट पड़े थे। ऐसे में पार्टी के मत प्रतिशत में करीब 5% की गिरावट आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी महेंद्र भट्ट की जगह किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में बड़े सांगठनिक बदलाव देखने को मिलेंगे? आखिर कांग्रेस में हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर हाईकमान ने समीक्षा शुरू कर दी है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी प्रदेशों के चुनाव की समीक्षा की जाएगी। वहीं इस बैठक में उत्तराखंड से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी न जीत पाने से कांग्रेस हाईकमान बेहद नाराज है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पार्टी के प्रदर्शन की रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं राज्य की 5 सीटों में एक भी प्रत्याशी के न जीत पाने की बड़ी वजह करण माहरा पार्टी के शीर्ष नेताओं के चुनाव न लड़ने को बता रहे हैं। मुझे आज नहीं, मुझे पहले दिन से लग रहा था और मेरे आप लोगों को मैंने बयान भी दिए हैं कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिसमें कठिन परिस्थितियां होती हैं और पार्टी को सर्वाधिक जरूरत होती है। उस समय मुख्य जो योद्धा है उनको रण में आगे आना चाहिए। जब अच्छा माहौल हो तो हर बड़ा नेता चुनाव लड़ लेता है, लेकिन जब माहौल कठिन हो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय अगर हमारा जो लड़ाका है, जो योद्धा है, वो चुनाव लड़े तो परिणाम कुछ और होते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 टर्म से 5 सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क उत्तराखंड के अंदर नीचे गांव तक है और कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ा हुआ, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। और कांग्रेस तो अपनी आंतरिक लड़ाई लड़ रही है और वो हर चुनाव के बाद अपना अध्यक्ष बदलते हैं, दूसरा बनाते हैं। ये तो कांग्रेस को फैसला करना है वो क्या करती है। देखिए, संभावनाएं तो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड कांग्रेस में जो हालात रहे चुनाव के समय और उत्तराखंड कांग्रेस लगातार तीसरी बार इस समय 5 सीटें हारी है। वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा, इनकी स्थिति इस समय बड़ी विकट रही। एक तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। यही बड़ा कारण है कि वो संगठन को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाए जिस हिसाब से उनकी सोच थी। और हरीश रावत अपना राग अलाप रहे थे, प्रीतम सिंह अपना राग अलाप रहे थे।
और वहीं जिस तरीके से बीच में भाजपा में चीज़ें निकल करके आई कि लोग लगातार कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन कर रहे थे, सुबह त्यागपत्र दिया और शाम को भाजपा ज्वाइन कर ली, तो ऐसे में पार्टी को जोड़ तोड़ के रखना, और दूसरा राष्ट्रीय संगठन से भी उनको उस तरीके का एक सबल नहीं मिल रहा था जिससे कि वो कुछ कड़े निर्णय ले पाते। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व तो उनको लेकर के कुछ कड़े निर्णय ले या बदलाव देखे। हालांकि जिस प्रकार से करण महाराणा ने भूमिका निभाई है वो सराहनीय भूमिका है और ऐसी विषम परिस्थितियों में चीजों को लेकर के चले हैं वो। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने अप्रैल 2022 को करण महारा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। पार्टी को उम्मीद थी कि युवा नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा पार्टी के कई दर्जन नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा कांग्रेस संगठन लगातार कमजोर होता चला गया। वहीं चुनाव में हार के साथ ही बीते 2 सालों में करण महारा पीसीसी का गठन तक नहीं कर पाए हैं। वहीं संगठन बदलाव की चर्चा भाजपा में भी चल रही है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत के मामले में पार्टी इस बार 2019 जैसा जोरदार प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार उत्तराखंड में कुल 5.679% मत हासिल किए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य में 61.66% वोट पड़े थे। ऐसे में पार्टी के मत प्रतिशत में करीब 5% की गिरावट आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी महेंद्र भट्ट की जगह किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि पार्टी के नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं। नहीं, एक तो चूंकि राज्य भर में मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण यह लोकसभाओं में मतों का अंतर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद तीसरी बार लगातार 5 सीटों के जीतने के बाद भी समीक्षा करेगी और जहां आवश्यक होगा वहां पर और अच्छा काम करने का प्रयास करेगी। दूसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हमने 5 सीटें बहुत अच्छे अंतर के साथ जीती हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद जो है एक स्वाभाविक समीक्षा हमेशा से होती रही है और इस बार भी जो है कल सीईसी की बैठक दिल्ली में है, तो निश्चित तौर पर जो है आगामी रणनीतियों पर और चुनाव में जो भी प्रदर्शन रहा उस पर सब पर बातचीत होगी। ये कोई नई बात नहीं है और राजनीतिक दलों में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जहां तक आप बदलाव की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2019 के प्रदर्शन से जो है इस बार का प्रदर्शन बेहतर है और भाजपा की लीड को जो है कम करने का काम किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब जीत हार की समीक्षा शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश में लगातार जहां भाजपा जीत की हैट्रिक से खुशी मना रही है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार तीसरी बार अपना खाता प्रदेश में नहीं खोल पाने से मायूस है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ऐसे स्थिति में आगामी निकाय और उपचुनाव जीत पाएगी? क्या उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? देखना होगा कि इस हार से कांग्रेस हाईकमान क्या कुछ बदलाव करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो जहां एक और कांग्रेस हार पर समीक्षा कर रही है, तो वहीं बीजेपी की बात करें तो वो जिस तरीके से वोट परसेंटेज कम हुआ है उसकी समीक्षा करने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट भी हटाए जा सकते हैं, उनकी जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही साथ कांग्रेस में की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जिस तरीके से हार की समीक्षा की जा रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हार की जिम्मेदारी कांग्रेस में लेगा कौन? क्या वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस हार की जिम्मेदारी लेंगे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मंजू जी आपसे ही करते हैं। हार की समीक्षा जो है वो की जानी है, एक बैठक दिल्ली में है, उसमें कहीं ना कहीं करण महाराज जी ने जिस तरीके से स्पष्ट किया कि वो जाकर जो भी तथ्य है वो रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने पहले भी एक बयान दिया कि वरिष्ठ नेताओं ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से ये स्थिति आज
उत्तराखंड कांग्रेस की नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो इस पर? अनम्यूट कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पूरे, ठीक है, आ रही आवाज, आ रही है, कंटिन्यू करिए जी। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेहतर प्रदर्शन किया और सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने खूब मेहनत भी की, लेकिन हमें जो है सफलता नहीं मिली। वोट बैंक तो हमारे बढ़े हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो इसके पीछे जो भी कारण हो, वो सीईसी की बैठक है दिल्ली में, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी अपना वक्तव्य रखेंगे। और जहां तक बात कर रहे हैं कि चेंजेस की, तो चेंज मेरे ख्याल से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग मतलब सभी लोग संतुष्ट है करण महाराज जी से। करण महाराज जी एक अच्छे युवा, यशस्वी, बेदाग छवि के नेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक बात हार जीत की, वो तो लगी रहती है। शायद वो हर मुद्दे उठाए, लेकिन पहाड़ की जनता को भाजपा द्वारा दी गई महंगाई, बेरोजगारी और पलायन, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित है, जो भी अंकिता हत्याकांड हुआ, अगर ये सब चीजें उनको जो है वो व्यक्त कर रही हैं, तो शायद इस तरह से कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखिए, देश है, इसमें सब अपनी अपनी वोट बैंक के वोट देने का अधिकारी है। जनता ने जो भी किया वो हमें सिर माथे पे, जो भी कमियां हैं हम नेक्स्ट इलेक्शन में और कड़ी मेहनत करेंगे और सुधार लाने की, और सभी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। ठीक है रविंद्र कुमार जी, जहां एक और कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है, तो वहीं बीजेपी वोटिंग परसेंटेज कम होने की समीक्षा कर रही है। अगर हम बात करें तो ये भी माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है, उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपने को आकलन करती रहती है, चाहे चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो। हमने पांचों की पांचों सीटें यहाँ पर जीती हैं। जनता ने हम पे विश्वास किया है, हमें आशीर्वाद दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कमियां, कौन सी ऐसी जगहें, अगर आप पूरे विधानसभा वाइज लोकसभा चुनाव समझे तो लगभग 60 सीटों पे हमें जो है बढ़त के साथ विजयी हासिल हुई है विधानसभा वाइज से। तो हम समीक्षा करेंगे जो बाकी की 10 सीटें रह गई हैं उसमें कैसे कम हुआ, कौन से बूथ है जहां पे हमें कमी रह गई। तो कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी समीक्षा करना चाहिए भी लोकतंत्र में, और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए, लोगों के बीच में अपनी बात रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब जनता ने, यहाँ की जागरूक जनता ने, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, इनके तमाम ऐसे झूठे वादों को, झूठे इरादों को और इनकी किसी भी फर्जी घोषणाओं पे विश्वास नहीं किया। ये जनता का आभार है, जनता का धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी में निरंतर तीसरी बार विश्वास किया। आज 2024 में एक बार फिर मजबूती के साथ तीसरी बार माननीय तो जो समीक्षा की जाएगी, रविंद्र जी मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए ना, इतना घुमा के जवाब देने की क्या जरूरत है। तो हमें भी पता है कि बीजेपी पार्टी जो है वो अपनी जीत की समीक्षा करती है, और हारती है तो भी करती है, जीतती है तो भी करती है। ठीक है, बीजेपी अपना काम करती रहती है। 365 दिन उनको चुनाव लड़ना होता है, वो अपनी तैयारियों में रहते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, महेंद्र भट्ट जी का क्या, उनको रखेंगे कि निकाल देंगे, पद से बाहर कर देंगे? फिलहाल माननीय महेंद्र भट्ट जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी नेतृत्व में पांचों की पांचों सीटों पे हमने विजय पाई है। तो और बाकी हटना ना हटना, ये देखिए, ये पार्टी की निरंतर है, मेरी भारतीय जनता पार्टी की। कब किसका समय, कितना समय होता है, कब कौन हटेगा, कौन बदलेगा, ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी यहाँ पे अध्यक्ष बन सकता है। और दलों की तरह नहीं है जहाँ पे परिवार की जो है पार्टी का सर्वोच्च बना रहेगा, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल के रूप में माननीय भट्ट जी के नेतृत्व में हमने 5 सीटें जीती है, और माननीय धामी जी के नेतृत्व को एक बार भरोसा किया। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना नेतृत्व वह चलता रहेगा, निरंतर चलेगा।
गोलमोल जवाब अभी भी आपने दिया। आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि महेंद्र भट्ट जी हट भी सकते हैं और नहीं भी हट सकते हैं, तो जो भी स्थिति होगी आगे पता चल जाएगी। ठीक है, रविंद्र जी वापस आएंगे। दीपक रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से। दीपक जी, हार पर समीक्षा तो यूकेडी को भी करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए, और वो भी तब करनी चाहिए जब आप कहते हैं कि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप उत्तराखंडियों को ज्यादा बेहतर जानते हैं इन बीजेपी और कांग्रेस वालों से, और उसके बावजूद भी अभी मैं वो स्टेटमेंट नहीं कहना चाहती हूँ, हालांकि फिर भी कह रही हूँ कि कहा गया कि आपको तो नोटा से भी कम वोट मिला है, तो आपको तो समीक्षा करने की ज्यादा जरूरत है। तो क्या यूकेडी काम कर रही है इस पर? निश्चित रूप से यासी जी, कोई भी चुनाव हो और कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो जीतता या हारता हो, तो एक समीक्षा तो जरूर की जाती है। अगर जीतता है तो तब भी समीक्षा होती है, और अगर हारता है तो तब दल तो समीक्षा करता ही आता है जब से प्रदेश बना है। क्योंकि हम तो हर चुनाव में हमारी जो स्थिति है वो निरंतर कमजोर हुई है राजनीतिक रूप से। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो नोटा है वो हमसे ज्यादा वोट उसको पड़ते हैं, ना कि उत्तराखंड क्रांति दल को। और यासी जी, यही एक सोचने और चिंतनीय विषय है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, या तो ऐसा लगता है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे उत्तराखंड क्रांति दल उठाता है उसकी इस प्रदेश में किसी को जरूरत नहीं है। मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। जल जंगल जमीन की उनको जरूरत नहीं है, मूल निवास की उनको जरूरत नहीं है। लगता ये जो मुद्दे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं कि भाई ये होने चाहिए, ये यहाँ पर बात होनी चाहिए, या पहाड़ के जो 8 जो हमारे पर्वतीय जिले हैं उनका विकास होना चाहिए, शायद इसकी जरूरत आज की डेट में जो यहाँ का मतदाता है वो नहीं समझ रहा है या उसको जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल स्पष्ट है कि उसके जो मुद्दे हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। आज नहीं तो कल जनता को इस मुद्दों पे आना ही पड़ेगा, आके अपना वोट देना ही पड़ेगा। समस्या क्या है दीपक रावत जी कि आप शायद जनता को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं। जनता के बीच में यूकेडी को लेकर अविश्वास है। आप जब कहते हैं कि आप उनके मुद्दे उठाते हैं, आप जब कहते हैं कि आप उनके हक की बात करते हैं, आप जब कहते हैं कि आप उनके भू कानून को लेकर, पलायन जैसे मुद्दों को, जो कि उत्तराखंड में सालों से ये समस्या चली आ रही है, इन पर बात करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी जनता कहीं ना कहीं आप पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तो ये विश्वास की कमी है। इससे पहले कई बार थपलियाल जी हमारी डिबेट में कह चुके हैं कि हम धन बल चाहिए होता है और कहीं ना कहीं यूकेडी के पास धन का अभाव है और ये तमाम बातें। लेकिन मुझे लगता है कि विश्वास की भी कमी है जनता में, और जो कि आप नहीं बता पा रहे क्योंकि आपकी ही पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। ये भी तो सोचने का विषय है। यासीन जी, देखिए, 2 हिस्सों में बंटना या किसी प्रकार की टूट होना या राजनीतिक दलों में होता रहता है। उत्तराखंड क्रांति दल कोई अलग राजनीतिक दल नहीं है, दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें भी हुआ है। लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि क्या हमारे जो मुद्दे हैं क्या वो उनका प्रभावशाली नहीं है? क्या यहाँ के जो पहाड़ के लोग मूल निवासी, क्या उनको जरूरत नहीं है? हाँ, ये आप कह सकती है यासी जी कि आज के संदर्भ में अगर हम बात करें वर्तमान में, तो उन मुद्दों को साइड में रखा हुआ है जनता ने। और ये जो विश्वास की बात आप कर रही हैं, तो आप ये निश्चित रूप से ये है कि जो जनता शायद हमारे एक राजनीतिक विकल्प के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को अब तक नहीं ले रही है। लेकिन जो उसके मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अगर आप यहाँ, आप तो समीक्षा खुद ही करती रहती हैं, आप बताइए ऐसा कौन सा मुद्दा है जो यहाँ के पहाड़ के जो वासी है उनको जरूरत नहीं है? मैं खुद उत्तराखंड में ये जो 5 की 5 सीटों पर बीजेपी आज विराजमान है, मैं अगर बात करूं तो मैंने खुद इन मुद्दों को समझा है, जाना है, और जिस तरीके से चाहे वो यूकेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए, अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं अगर हम उनकी बात करें तो उठाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी आज सत्ता में काबिज है तो मुझे लगता है हार पर समीक्षा करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर उत्तराखंड की जनता चाहती क्या है। नहीं, बिल्कुल याद है। इसी विषय पे हम लोग अपनी समीक्षा कर रहे हैं और हम समीक्षा लगातार करते रहे हैं और हमारा प्रयास रहा है कि हम निरंतर कोशिश करते रहे कि अपनी समीक्षा से अपनी जो हमारी गलतियां हुई हैं या जो जहां कमी रह गई हो या जनता किस प्रकार की बातों को सुनना चाहती है, समझना चाहती है, या तो हम लोग या तो जनता हमसे उम्मीद करे कि जो राष्ट्र दल है उनके जो कोई जुमले वाली पार्टी है, कोई वादों वाली पार्टी है, या तो हम उसको उतर जाए। लेकिन ये स्वभाव उत्तराखंड क्रांति दल का कभी रहा नहीं है।
जो चीज जो सत्य है, सत्य की बात ही हम लोग आगे करते हैं। हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि जिसको हम सब्ज बात दिखा दें जनता को और बाद में वो पूरा ना कर पाए जो राष्ट्रीय पतें करती हैं। पर ये जरूर चिंतनीय सोचने विषय है कि जुमलेबाजी तो आप वैसे भी दीपक जी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास संसाधनों की कमी है। देखिए ये तो आप कर ही नहीं सकते ना, और उत्तराखंड की जनता मुझे लगता है ये बेहतर समझ रही है। हाँ, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता आज नहीं तो कल जब उसकी नींद से टूटेगी या आंख खुलेगी तो जरूर वो हमारे मुद्दों पे हमें समर्थन करेगी और एक दिन हम शायद ये 5 सीटें उत्तराखंड क्रांति दल जीत रहा होगा। ठीक है, वापस आएंगे। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप जी, एक और जहां कांग्रेस और यूकेडी हार पर समीक्षा कर रही है, कांग्रेस की खासतौर पर बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ी है और कहीं ना कहीं जीत के करीब भी नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जनता ने बीजेपी को अपना प्यार दिखाया और वोट के जरिए उन 5 की 5 सीटों पर आज बीजेपी काबिज है, तो जो वोट का जो प्रतिशत कम हुआ है उसको लेकर बीजेपी समीक्षा कर रही है, कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है, यूकेडी वाले अपनी समीक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर, और ये जो संगठन में परिवर्तन की बात निकल कर आ रही है इस पर क्या कहना है? देखिए, उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ उसमें जिस प्रकार से भाजपा का जो मत प्रतिशत में गिरावट निकल करके आई है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उत्तराखंड में ही हुआ हो। भारत ने पैन इंडिया इस समय चुनाव लड़ा और पूरे देश में उसके चुनाव में गिरावट रही है। और ये न सिर्फ उत्तराखंड है बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, मध्य प्रदेश, सभी जगह का ये हाल है। हालांकि भाजपा की सीटें जीत में परिवर्तित हुई हैं, बस एक अंतर ये जरूर रहा है। जहाँ तक कांग्रेस और यूकेडी का सवाल है तो एक हिंदी में एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमारे इन दोनों राजनीतिक दलों की स्थिति कमोबेश कुछ ऐसे ही हो गई है कि ये दोनों दल अब अपनी खामियों के लिए जनता के सिर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुन रहा था और यूकेडी के प्रवक्ता को भी। यूकेडी क्यों नहीं आगे बढ़ पाई, आज मुझे यूकेडी के प्रवक्ता की बात सुनकर के सारी बातें समझ में आ गई। आप अपनी बात को पूरा करिएगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से अभी मंजू त्रिपाठी जी और दीपक जी कह रहे थे कि जनता नहीं समझ रही, मुझे लग रहा था ये मुद्दे भी जनता को दे रहे कि देखिए पलायन की समस्या है, आपको समझना पड़ेगा, भू कानून की समस्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन जनता ने अलग ही मुद्दों पर जाकर बीजेपी को, मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो 5 की 5 सीटों पर काबिज है। आऊंगी मैं आपके पास मंजू जी, उससे पहले कुलदीप जी अपनी बात को पूरा करेगा। हाँ, देखिए यसी राजनीति जो है ना वो जनता के मुद्दों के धरातल पर लड़ी जाती है। जनता राजनीतिक दलों के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं करती है, राजनीतिक दलों को अपने हिसाब, जनता के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। बिल्कुल। यसी मैं पत्रकारिता में उत्तराखंड आंदोलन की उस जनरेशन से निकल करके आता हूं। हमने वो आंदोलन देखा है, हमारी पीढ़ी ने वो आंदोलन देखा है। हम लोग स्कूल कॉलेजों में थे, हमने दिवाकर भट्ट के भाषण सुने हैं और क्या जबरदस्त भाषण वो दिया करते थे। हमने श्रीनगर में उनका भाषण सुना है, ठीक है, और उनके भाषण के पीछे ऐसा लगता था कि बस अभी उठो और चल दो, ठीक। लेकिन राज्य बनने के बाद जो इस राजनीतिक दल, इस क्षेत्रीय दल की जो स्थिति हुई, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए खुद उत्तराखंड क्रांति दल ही जिम्मेदार है। इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इनको अपने में लगने लगा कि हम ही हम हैं, और बस वो एक जो इनके आंखों में जो पट्टी बंधी और फिर ये भटकते भटकते गए कि आज आलम ये है कि इनके राजनीतिक दलों के लोगों ने यूकेडी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर ली, सत्ता के लिए गठबंधन किए। और ऐसा नहीं है कि आज से नहीं, शुरुआत से ही हमने काशी सिंह ऐरी के भी भाषण सुने हैं, हमें काशी सिंह ऐरी के उत्तर प्रदेश विधानसभा के भाषण भी याद हैं, ठीक है। तो क्योंकि पत्रकारिता में है, पुराने नेताओं को सुनना और पढ़ना लाजमी सी बात है, ठीक है। लेकिन आज इस तरह की बात ये निकल करके आ रही है यूकेडी से, तो अब ऐसा इसको देख के लगता नहीं है कि यूकेडी आगे सरवाइव कर पाएगी, ठीक। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में करण महाराज को तो बलि का बकरा बनाया गया था।
2022 के चुनाव में जिस प्रकार कुछ महीने पहले गणेश गोदियाल को कमान सौंप दी जाती है और चुनाव के बाद जब सीटें जिस तरह की स्थिति निकल करके आती है, क्या क्या समीक्षा हुई, किसकी गलतियां निकल करके आई, लेकिन ठीक रहा, गणेश गोदियाल के सिर पे फोड़ा जाता है और उन्हें पार्टी से उन्हें कमान उनके हाथ से छीन ली जाती है और फिर करण महारा को वो कमान सौंप दी जाती है। अब करण महारा की स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ हरीश रावत कांग्रेस को खींच रहे थे, ठीक, वो अपने परिवार के अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाना चाह रहे थे, वहीं प्रीतम सिंह का दूसरा हाल था, ठीक है। उसके बाद चीज़ें और बदली, फिर यशपाल आर्य की दोबारा से एंट्री होती है कांग्रेस में, ठीक। तो इस बटी हुई कांग्रेस को, उस कुनबे को संभालते संभालते जो स्थिति करण महारा की रही, करण महारा एक तरीके से बड़े बेबस रहे चीज़ों को लेकर के। और इसमें सबसे अफसोसजनक बात ये रही कि कांग्रेस हाईकमान ने कभी भी करण महारा का साथ नहीं दिया। अगर करण महारा के पीछे कांग्रेस हाईकमान का हाथ होता तो वो कड़े निर्णय लेने में सक्षम होते। वो नई पीढ़ी के नेता हैं, वो जानते थे कि चीज़ों को लेकर के उन्हें क्या करना है और कई संगठन में कई स्तर पर उन्होंने वो दमखम भी दिखाया। लेकिन आप हरीश रावत और प्रीतम सिंह के आगे वो मतलब दो पाटन के बीच में एक तरीके से पिस जैसे गए। अब वहीं जो भाजपा की स्थिति है, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को भी सुन रहा था, ऐसा पहली बार मुझे लगा कि कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा में पास हुआ हो और उसे इस कॉलेज से बाहर कर दिया जाए, ठीक। महेंद्र भट्ट ने जब कमान संभाली थी उसके बाद पंचायत चुनाव थे और हरिद्वार में पंचायत चुनाव रहे और उस चुनाव में जो स्थितियां रही, ठीक है, वहां आज भाजपा प्रबल स्थिति में है। तो ये महेंद्र भट्ट के आने के बाद चीज़ें बदली। तमाम तरीके से पार्टी में उन्होंने संगठन का विस्तार जिस तरीके से किया और फिर जो लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां रही, तो ऐसे में महेंद्र भट्ट को हटाए जाने की चर्चाओं को अगर बल मिल रहा है तो इससे पता चलता है कि भाजपा के भीतर जो संगठन में जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी के वो स्वर उठने लगे हैं, ठीक। क्योंकि अभी 2 महीने के बाद निकाय चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप प्रदेश अध्यक्ष को बदलते हैं तो क्या नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी संगठन को खड़ा कर पाएंगे और फिर क्या वो चुनाव में जा पाएंगे? और खासकर तब जब आपके मत प्रतिशत में एक भारी गिरावट भी देखने को मिली है। पौड़ी में जस्ट हाफ होकर के अंतर से आप चुनाव जीते हैं, हरिद्वार में वो अंतर देखने को मिला है, ठीक है ना। अल्मोड़ा और नैनीताल को छोड़ दें तो बाकी सारी सीटों पर भाजपा के मत प्रतिशत में कमी आई है, ठीक है। तो ऐसे में अगर महेंद्र भट्ट को बदला जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि ये एक सकारात्मक निर्णय होगा और एक सकारात्मक संदेश पार्टी में जाएगा। ठीक है, वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। समीक्षा जारी, बदलाव की तैयारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जिस तरीके से अभी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत सारी बातें कही और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि करण महाराज जी को कांग्रेस हाईकमान ने कभी उनका सपोर्ट नहीं किया, उनका सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए। साथ ही साथ जो आपके वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने ज्यादा मदद नहीं करी। हरीश रावत जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, यशपाल आर्य जी हों, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी, कुछ ना कुछ कमी तो अवश्य रही जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम सभी कार्यकर्ता और पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेहतर चुनाव लड़ा और वोट बैंक हमारा बढ़ा। मैंने पहले भी कहा, जहां तक अभी रविंद्र भाई ने कहा कि जो इनके झूठे वादे, अरे भाई डबल इंजन की सरकार आपकी है इस प्रदेश में, झूठे वादे तो आप जनता से कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। और जहां तक बात आपकी सरकार है, झूठे वादे हम क्या कर रहे हैं? हमारी तो सरकार ही नहीं थी।
नहीं, मैं वही तो मंजू जी ऐसा बार नहीं बार है। ये कहना कि जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है, जनता अगर इतनी ही त्रस्त है तो बीजेपी क्यों है 5 की 5 सीटों पर? वही मैं उसी मुद्दे पर मैं आ रही हूँ कि हमने ज्वलंत मुद्दे सारे उठाए, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अग्निवीर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस प्रदेश का ये है कि यहाँ पर अग्निवीर जैसे सब, हर घर से एक फौजी है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने दिन रात उठाया, लेकिन यहाँ की जनता को समझ नहीं आया। बाप से पहले बेटा रिटायर होके घर आ रहा है, 4 साल के अंदर आ रहा है, इससे बड़ी विडंबना प्रदेश की क्या हो सकती है? और यही नहीं है कि हम अपने नेता राहुल गांधी जी की तरह दिन रात कार्यकर्ताओं सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में लगे रहेंगे। और निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कि हम बहुत बड़ी जीत के साथ पेश आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम रुक जाएंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मंजू त्रिपाठी जी, 5 चुनाव, ये तो सिर्फ 3-2 जिस तरीके से हैट्रिक की बात करें, टोटल 5 चुनाव है जिसमें कांग्रेस ने हार का सामना किया है। और अगर हम अभी भी अगर आप जनता के मुद्दे नहीं समझ पा रही हैं, जनता के बीच में जाकर आपको समझना चाहिए कि आखिर जनता क्या चाहती है। मैं वही तो सवाल कर रही हूँ। बिल्कुल याशी जी, मैंने आपसे कहा कि कुछ ना कुछ कमियां नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे और उनके जनता के बीच में कोई भी कमी रह गई है, इसलिए हम आ रहे हैं। लेकिन उस कमी को रुकेंगे नहीं, हम कमी को पूरा करेंगे। हम दिन रात फिर से मेहनत करेंगे और जन जन के पास जाएंगे, हर घर जाएंगे। अभी देखिए इतना बड़ा अतिक्रमण हुआ है, सब लोगों के घर तोड़ दिए गए, लेकिन ठीक है, हम जनता के बीच में जाएंगे, फिर ये मुद्दे उठाएंगे। हार जीत तो लोकतंत्र है, हार जीत तो लगा रखता है। जो परीक्षा में बैठेगा वही पास भी होगा, वही फेल भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि हार के डर से हम काम करना छोड़ देंगे या मुद्दे उठाना छोड़ देंगे। हम उसी हिम्मत के साथ फिर से मुद्दे उठाएंगे और जनता के बीच में जाते रहेंगे, उनकी परेशानियों को दूर करते रहेंगे। हम अपना काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, हार की समीक्षा यूकेडी कैसे करेगी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताया कि किस तरीके से आला कमान हाई कमान बैठक करेगा। जो करण महाराज जी हैं वो एक रिपोर्ट सौंपेंगे, वो बताएंगे कि क्या हुआ। यूकेडी में क्या है? देखिए, यूकेडी भी संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, हमारा ढांचा है, और हम उस ढांचे में जो पदाधिकारी हैं उन सभी से पूछा जाएगा कि क्या कहाँ पर क्या स्थिति उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। और जो सबसे बड़ा विषय ये है कि जो मुद्दे हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिस मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं, अगर वर्तमान में अगर कुलदीप भाई साहब की मैं बात मान लूं पत्रकार की कि वो मुद्दे वो रखने चाहिए जो वर्तमान में जनता को हो, लेकिन निश्चित रूप से ये बात समझनी पड़ेगी कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। ये तो किसी को छुपने छुपाने की बात नहीं है। तो कांग्रेस जो है वो सेकुलरिज्म की बात करती है। तो जो क्षेत्रवाद की बात करने वाली बात है, जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात करने वाली बात है, जो क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने वाली बात है, वो उत्तराखंड के सामने चली है। अब आज के डेट में जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुद्दे हैं, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के मुद्दे हैं, ये अगर हावी हो रखे हो तो निश्चित रूप से जो और मुद्दे हैं उनको गौर होना स्वाभाविक है। और ऐसी परिस्थिति में ये जरूर होता है कि अगर या तो हम ये विचार करें, लेकिन ऐसा संभव है नहीं हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लिए। हम जिन मुद्दों को लेके चले हैं, जिन मुद्दों को लेके जिस प्रकरण की जिस घटना की बात बता रहे थे, जब इस प्रदेश को आंदोलन की तरफ थी तभी हमने इसको दिशा दिया था। तब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था। क्या भारतीय जनता पार्टी तब नहीं थी जब ये आंदोलन चल रहा था? क्या कांग्रेस तब नहीं थी जब ये आंदोलन चल रहा था? लेकिन उस टाइम हमारे यहाँ के लोग थे, क्षेत्रीय लोग थे, जिन्होंने ये कसम खाई कि हम पृथक राज बनाएंगे। निश्चित रूप से ये अलग विषय है कि आज सत्ता के गलियारों में इनकी धमक है, इनकी चमक है, लेकिन वही विषय है। यदि आज फिर अगर किसी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, यदि हमें लगता है कि जन आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एक दिवाकर भट्ट उभर के आएगा, निश्चित रूप से कोई काशी सिंह उभर के आएगा। जब आंदोलन होते हैं, आंदोलन से ही नेता बनते हैं। और ये पार्टी जो बनी है, जिसका मैं प्रवक्ता हूं, ये आंदोलन से बनी पार्टी है। ये जो विचार है हमारा वो आंदोलन से बना हुआ है। पृथक राज्य, समग्र राष्ट्र होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, इसी को प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहेंगे। और हम निश्चित रूप से समीक्षा में इन सब बातों को लाएंगे कि कहाँ हमारी कमियां रह गई हैं, किन विषयों को हमने पकड़ना चाहिए, किन विषयों को हमें
छोड़ना चाहिए कि इन विषयों पे हमें और ज्यादा जनता के बीच जाकर उनको समझाना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे विषय होते हैं। देखिए, हमें कहना नहीं चाहता कि कौन किन विषयों को बहुत आसानी से आप जनता को अब कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल में नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, आप जनता को अपने साथ जोड़ सकते हैं उन मुद्दों पे। तो लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, दीपक जी, फिर अगर आपको लगता है कि जनता उन्हीं मुद्दों से इम्प्रेस हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसी राजनीति में रहेंगे, आपके मुद्दे वही रहेंगे। जनता, आप अगर जनता की बात कर रहे हैं, नहीं दीपक जी मुझे बताइए, आप खुद कह रहे हैं हम जनता की बात कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही कह रहे हैं कि जनता के ये मुद्दे ही नहीं है, जनता के अलग मुद्दे हैं जो बीजेपी उठा रही है, वो आप उठा नहीं सकते हैं। तो मुझे जरा बताइए ना कि फिर आप कर किसके मन की रहे हैं? आप तो अपने ही मन की कर रहे हैं ना फिर। यासी जी देखिए, होता क्या, देखिए, जो हर एक कोई भी संगठन होता है एक विचार से जुड़ता है, एक विचार से उसका जन्म होता है। और जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो जिस विचार से जन्म हुआ वो क्षेत्रता के साथ है। आज की पार्टी तो है नहीं, 40 साल पुरानी पार्टी है। ऐसा तो नहीं है कि कभी इसके विधायक न रहे हो, कभी इसके वो न रहे, हाँ सांसद नहीं रहे पर विधायक रहे हो। लेकिन निश्चित रूप से आज की जो परिस्थितियां बनी हुई है राजनीतिक रूप से, उसमें जो जिन चीजों का सामना भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टियां हो, उनके समक्ष अगर उत्तराखंड क्रांति दल को करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं और हम लगातार उसमें प्रयासरत हैं कि उनको दूर करके एक सशक्त उत्तराखंड क्रांति दल का जो पहला इस प्रदेश के बनने से पहले एक मुकाम था उसको हासिल किया जाए। लेकिन हम अगर मुद्दों, आप बताइए, क्या एक भी मुद्दा ऐसा है जो यहाँ की जनता के लिए इंपॉर्टेंट ना हो? आप मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं वही बात कह रही हूँ। देखिए दीपक जी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं वही बात कह रही हूँ। मुझे पता है कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है वो एक बड़ा मुद्दा है, भू कानून एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर बिजली जिस तरीके से बिजली की दरें बढ़ रही हैं, हाँ जी, ये बड़ा मुद्दा है। मुझे तो याद है बिजली के दाम बढ़ गए, मुझे ये मुद्दे याद है, मुजुबानी याद है, मैं फिंगर टिप्स पे बता सकती हूँ कि उत्तराखंड के कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन समस्या तो ये है ना कि अगर जनता बीजेपी को मैंडेट दे रही है तो समस्या पार्टियों में अविश्वास के होने की है। उनको नहीं लगता, वो विकल्प ही नहीं देख पा रहे कि वो यूकेडी को एज अ विकल्प देख लें या कांग्रेस को एज अ विकल्प देख लें। तो समस्या तो आप नहीं है ना, आपको अभी वही मैं कह रही थी कि अभी आप यही कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे हम उठाते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जनता के ये मुद्दे भी नहीं है। तो जनता, फिर आप सोचिए ना कि जनता क्या चाहती है। मैं वही बार बार बात कह रही हूँ। ठीक है, रविंद्र वाजपेयी जी का रुख कर ले, माफ कीजिएगा, रविंद्र कुमार जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, अभी यहाँ पर कुलदीप जी एक बात कह रहे थे कि संगठन में गुटबाजी के स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा होगा कि महेंद्र भट्ट जी को उनके पद से हटा दिया जाए। अदरवाइज महेंद्र भट्ट जी जब से आए हैं तब से आपके संगठन को मजबूती मिली है, पार्टी को मजबूती मिली है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि इस तरीके की कोई कहीं बात ही नजर नहीं आ रही या किसी ने कहा हो। रविंद्र जी, मुझे लगता है आपने पार्टी कार्यालय फोन मिलाकर ये बात पूछी अभी कि महेंद्र भट्ट जी जा तो नहीं रहे। मैं सीधी उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, इस विषय पर कोई चर्चा है कि कोई गुटबाजी है क्या है। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। प्रदेश के लिए एक समय, एक अवधि, एक कार्यकाल होता है, उसके बाद हम प्रदेश में 2-5 साल के लिए रह सकते हैं। रविंद्र जी को छोड़कर बाकी सबको म्यूट करिए। हम 5 सीटें जीते हैं और वर्तमान में माननीय भट्ट जी हमारे अध्यक्ष। आगे हमारी संगठन किस तरीके की बदलाव करेगा, नहीं करेगा, संगठन को नए तरीके से लेकर आएगा, नहीं लाएगा, ये हमारा संगठन का मतलब। और अगर ये आपका पर्सनल मैटर है, हम लोग इन्वॉल्व ना हो उसमें, आप ये कहना चाहते हैं रविंद्र जी? नहीं, देखिए, इन्वॉल्व होना अच्छी बात है, लेकिन गलत समीक्षा करने का मुझे लगता है कहीं। और दूसरी बात एक और आपको क्या गलत समीक्षा कर रहे हैं? नहीं रविंद्र जी, पहले मुझे बताइए। मैं अभी यहाँ पर कुलदीप जी यही बात तो कह रहे थे कि अगर महेंद्र जी भट्ट जी हटाए जाते, देखिए बिना आग के धुआं नहीं उठता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुबुगाहट तो है। और अगर वो जा रहे हैं तो सवाल तो यही है कि जब से वो आए हैं तब से आपका संगठन और पार्टी मजबूत हुई है, फिर तो आपके अंदर गुटबाजी है ना, फिर तो आप स्वीकार करें ना करें इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता।
जैसी भी मैं ये कह रहा हूँ, आप एक बहुत सम्मानित पत्रकार हैं और धन्यवाद, वो तो मैं हूँ। पत्रकारिता में आप इसका मतलब फिर भारतीय जनता पार्टी के तरीकों से नहीं समझेंगे जो आप ऐसी बात कह रहे हैं कि अच्छा मैं क्यों समझूं आपकी पार्टी को? आपकी पार्टी को आप समझिए, मैं क्यों समझूं? सुनेंगे आप अपनी बात, अगर अपनी बात मेरे मुंह में डालेंगे तो कैसे? चलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पद निरंतर किसी के लिए फिक्स नहीं है। आज जो है कल उसकी जगह दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। लेकिन ये अन्य पार्टी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, समाजवादी नहीं है, परिवारवादी पार्टी नहीं। यहाँ पे कोई भी भटजी से पहले भी अध्यक्ष थे, उनसे पहले भी अध्यक्ष थे, और एक निरंतर पार्टी में व्यवस्था है अध्यक्ष बनाने की, अध्यक्ष की एक समय काल की, एक अवधि की। अब ये हमारा अंदरूनी मामला है, क्योंकि भटजी के नेतृत्व में हमने 500 सीटें जीती है। हो सकता है दोबारा कार्यकाल भटजी को मिल जाए, हो सकता है कोई और नेता ना जाए। तो इसमें इतनी बड़ी मुझे नहीं लगता कि ऐसी समीक्षा करने की फिलहाल कोई जरूरत है कि हाँ रविंद्र जी, मैं वही तो कह रही हूँ, कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप इससे दूर रहिए। महेंद्र भट्ट जी नहीं होंगे तो कोई और होगा, कोई और होगा, आपको पता चल जाएगा, आप उनके बारे में बता दीजिएगा। कुल मिला के तो आप यही कह रहे हैं ना कि हम इस मैटर से दूर है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि आप जीत की समीक्षा कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जब से वो आया आपकी पार्टी मजबूत हुई, आज उसको हटाने की अगर बात हो रही है तो क्यों हो रही है हम तो जानेंगे। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भाई क्या गुटबाजी है, आप स्वीकार करें या ना करें। मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, करण महाराज जी नहीं तो कौन? पार्टी में आपको क्या लगता है कि? देखिए मुझे नहीं लगता कि करण महाराज जी के साथ ऐसा कुछ होगा। हाँ ठीक है, बैठक बुलाई गई है, करण महाराज जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जो भी बात होगी वो पार्टी के पटल पर रखेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि करण महाराज जी के साथ कुछ ऐसा हो, और हाईकमान जो फैसला करेगी वो हमारे सिर आंखों पे। कुलदीप जी, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं उत्तराखंड के लोगों को भी, उत्तराखंड की जनता को भी, उत्तराखंड की पार्टियों को भी। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि इस वक्त जो मुद्दों की बात चल रही है, अभी जो दीपक जी कह रहे थे, अभी जो मंजू जी कह रही थी कि हमने वही मुद्दे उठाए जो बहुत ज़रूरी हैं उत्तराखंड के लिए, उसके बाद भी जनता बीजेपी के पाले में चली गई। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उत्तराखंड में कुछ समय पहले नौकरियों में लेकर के और एग्जाम्स को लेकर के बात उठी थी कि पेपर लीक का इशू यहाँ पे काफ़ी उठा था, और स्टूडेंट्स के बीच से एक लड़का उभर करके आता है, उसका नाम है बॉबी पंवार। ठीक, बॉबी पंवार टिहरी में कांग्रेस को पछाड़ देता है। 5-7 महीने पहले एक आंदोलन शुरू हुआ और वहां से ये लड़का निकल करके आया। ठीक है, कांग्रेस 5-7 महीने पहले तो नहीं निकल के आई ना, और ना ही यूकेडी 5-7 महीने पुरानी पार्टी है। ठीक, तो जब 5 साल एक युवा जो एक आंदोलन से निकल करके आता है, वो जनता के बीच में जाता है, तो क्या ये मुद्दे जन मुद्दे नहीं थे जिन मुद्दों को उसने उठाया? उसने लगातार उन मुद्दों के साथ कनेक्ट बनाए रखा और जनता को उसमें जोड़ के रखा, क्योंकि हर घर में बच्चे उससे पीड़ित थे। हर बच्चे को लगा, हर घर को लगा, हर पेरेंट्स को लगा कि नहीं, ये तो हमारा मुद्दा है, हमारे बच्चे के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, हमारे राज्य की युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, हमें साथ आना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे पर साथ नहीं आई। अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर साथ आती तो ये पूरे उत्तराखंड की पार्टी थी। कांग्रेस के पास तो पूरा संगठन का ढांचा है, उसके पास जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के साथ कनेक्ट कर सकती थी। यही एक बड़ी विडंबना है। अभी मंजू जी ने कहा था कि हमें नहीं लगता कि कांग्रेस आलाकमान जो है करण महारा के साथ कुछ करेगा। अरे मैडम, अभी दो साल पहले लोग विधानसभा चुनाव में हमने देख लिया है कि आपके यहाँ का अध्यक्ष की स्थिति क्या हो जाती है। ठीक, और सवाल तो ये बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा जाना चाहिए, जहाँ ये सवाल उठ रहे हैं कि महेंद्र भट्ट जी को हटाया जाएगा, तो महेंद्र भट्ट नहीं तो कौन? क्योंकि
ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा लोकसभा कुलदीप जी, लेकिन ये सवाल सांसद तो रहते हुए कांग्रेस वो के लिए अध्यक्ष भी नहीं है रहे, कि करण या महाराज जी नहीं तो अभी कौन? राज्यसभा में भी हैं और अध्यक्ष भी हैं जी। तो यही बड़े सवाल है ना कि भाई कांग्रेस में तो अब देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को हटा करके करण महारा के सर जो है सारा ठीकरा फोड़ दिया था, सारी चीजें ला करके बलि का बकरा बना दिया था, ऐसे ही वो फिर किसी कार्यकर्ता को उठा करके वो कर देगी, क्योंकि वहां चीजों को लेकर के उस तरह की चीजें दिख नहीं रही हैं जो एक नया बदलाव लेकर के आई कांग्रेस पार्टी में। अभी जैसे आपने समाचारों में देखा होगा कि कांग्रेस के जो 2019 से 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता थे अधीर रंजन इस समय कांग्रेस में बड़े पीड़ित से नजर आ रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक प्रेस में कहा यह बात कि कांग्रेस ने मुझे एक तरीके से दरकिनार कर दिया है, ना तो मेरी चुनावी जनसभा में कोई आया, ना मुझे कांग्रेस को कोई सपोर्ट हुआ, ना ही मुझे केंद्र की तरफ से कोई बुलावा आ रहा है, ना मुझे फोन कॉल आया, ना कोई बड़ा नेता मेरी उसमें चुनावी जनसभा में आया। ठीक है, ये तो तब है जब आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यहाँ तो प्रदेश की स्थिति है जो एक छोटा सा प्रदेश है, ठीक। और हमने चुनाव में भी देखा कांग्रेस ने छोटे राज्यों में फोकस नहीं किया। अगर फोकस किया होता तो हिमाचल में तो कांग्रेस है ना, वहां भाजपा कैसे जीत गई? ठीक है, दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, वहां भाजपा कैसे जीत गई? ठीक है ना। तो ये तो सवाल हैं जिनका कांग्रेस को जवाब देना है। कांग्रेस की पार्टी में, कांग्रेस के भीतर ये जो उठापटक चल रही है। और जहां तक दीपक रावत जी की बात थी, दीपक रावत जी ने जो बात कही ना, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीयता, देखिए अगर यूकेडी क्षेत्रवाद के बजाय क्षेत्रीयता को लेकर के काम करें तो यूकेडी में एक बदलाव की संभावना बन सकती है। ठीक है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, समय बदल रहा है। यूकेडी ने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, ढाला नहीं। 1993-94 के आंदोलन में कांग्रेस के लोग भी, भाजपा के लोग भी और तमाम लोग, हम सभी लोग यूकेडी के साथ खड़े थे, यूकेडी के पीछे खड़े थे, क्योंकि एक लक्ष्य था, उत्तराखंड बनाना है, उत्तराखंड का आंदोलन तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद चीजें बढ़ गई। ठीक है, यूकेडी जनता के बीच में अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाई कि अगर हम आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं और उसको सफल बना सकते हैं तो हम राज्य का भी नेतृत्व कर सकते हैं। और यही मैं आपको बताऊं, देखिए राजनीतिक शास्त्र में और समाज शास्त्र में उत्तराखंड आंदोलन विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। ठीक, ये 1994 से, मात्र 1994 में आरक्षण को लेकर के शुरू हुआ आंदोलन नहीं था, ये 1930-40 से ये आंदोलन चला आ रहा था। ठीक है, तो सभी देश, मतलब इसमें बाकायदा शोध हुए हैं कि भाई एक आंदोलन जो इतना लंबा, जिसका मूवमेंट रहा हो, चीजें रही हों, अचानक जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो एकदम से क्षीण कैसे हो गया, वो ऊर्जा एकदम से क्षीण कैसे हो गई? ठीक, वो आगे निकल करके क्यों नहीं आई, वहां से नेतृत्व निकल करके क्यों नहीं, जो आंदोलन का नेतृत्व था वो राजनीतिक नेतृत्व में क्यों नहीं परिवर्तित हुआ, वो राज्य के नेतृत्व में क्यों नहीं परिवर्तित हो पाया? ठीक है, तो कुलदीप ये जी, यूकेडी को देखना होगा कि हाँ, इसमें वो उसको कैसे सकारात्मक चीजों को लेकर के बदलाव कर सकती है। मंजू जी से जवाब देते हैं। मंजू जी, मंजू जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। मंजू जी, अभी जैसे कि यहाँ पर कुलदीप जी कह रहे थे कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के क्या हाल होते हैं, हम पिछले कई बार देख चुके हैं, तो करण महाराज जी भी सेफ साइड नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये सब बातें पार्टी के हाई कमान पर निर्भर करती, वो जैसा भी आदेश करेंगे वैसा होगा। और मैंने आपसे बार बार कहा कि जो कुछ कमियां रह गई हैं हम उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और फिर से नई ऊर्जा के साथ फिर हम जनता के बीच में जाएंगे और कार्य करेंगे। हार के डर से हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। एक सवाल ये भी है मंजू जी मेरा, क्योंकि अभी इन चुनाव में या इससे पहले के चुनाव की बात करें तो ये लगातार निकल कर आ रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सीरियस नहीं है, हाईकमान उत्तराखंड को लेकर कभी सीरियस नजर नहीं आता। यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, जीत गए तो जीत गए, हमारी किस्मत, हार गए तो हार गए वाली स्थिति है। जितना फोकस उन्होंने यूपी में किया, जितना फोकस अन्य राज्यों में किया, उत्तराखंड में उतना फोकस्ड नजर नहीं आई है कांग्रेस। चलिए इसकी भी
समीक्षा की जाएगी। वहां पर सीईसी की बैठक बुलाई गई है। ये सभी बातें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, वह उस पटल पे अपनी सारी बातें रखेंगे और जो भी फैसला होगा वो उसको हम अनुपालन करेंगे। ठीक है रविंद्र जी, यहाँ पर अभी जैसे कि कुलदीप जी ये बात भी कह रहे थे कि जिस तरीके से महेंद्र भट्ट जी को अगर हटाया जाता है तो जिस अभी चुनाव होने हैं नगर निकाय के, तो कहीं ना कहीं अगर आप नया प्रदेश अध्यक्ष भी लाते हैं तो वो आपके लिए सकारात्मक नहीं होगा। देखिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, कि हमारे शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छे से समझता है और बहुत अच्छे से पता है उसे क्या करना है। रवींद्र जी आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, बार बार वही बात करूं, बार बार आप वही बात इनडायरेक्टली कह रहे कि हमारा मैटर है, हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। यशी जी मैं बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप इतने नहीं, आपका मन नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है आपका मन ही नहीं कर रहा आज रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे बात आप नहीं इतने पुराने और अच्छे पत्रकार हैं, आपको सारी चीजों का पता है। हमारा एक समय अवधि बदलाव की तैयारी में है रविंद्र जी। आज भारतीय जनता पार्टी में 2 बार एक अध्यक्ष लगातार रह सकता है। रविंद्र जी कह रहे क्यों आप मेरा मुंह खुलवा रही हैं बार बार ये पूछ कर। वो समय अगर पूरा हो जाता है तो नए अध्यक्ष को आना तय है या दोबारा उसको बनाए रह सकता है। फिलहाल के रूप में माननीय महेंद्र भट्ट जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में हमने 5 की 5 सीटें तीसरी बार लगातार जीती। ठीक है रविंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, और बाकी नहीं बनते हैं तो फिर आप खुद ही बताएंगे कि क्या है आगे की स्थिति। दीपक रावत जी फटाफट आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं छोटी सी इस पर। देखिए निश्चित रूप से जो कुलदीप जी ने बताया है कि उत्तराखंड काउंसिल को क्या करना चाहिए वो स्वागत होगी। हम लोग निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे इन सारे बदलाव में, क्योंकि देखिए हमारी चिंता यहाँ का जो मूल निवासी अभी यूकेडी के पास बहुत अच्छा मौका है, निकाय चुनाव है, बहुत सारी चीजें हैं, आप अगर बेहतर करना चाहेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। हम उस जो हमें एक तरह से सजेशन देगा उसका स्वागत कर रहे हैं, और हम लगातार आत्मचिंतन और आत्ममंथन में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उत्तराखंड काउंसिल को दोबारा उस मुकाम पर लाया जाए जहां पर वो इस राज्य के बनने से पहले। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से बीजेपी ने 5 की 5 सीटों पर कब्जा हासिल किया, तो वहीं जो वोट प्रतिशत कम हुआ है उसका आकलन बीजेपी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस हार की समीक्षा करने की तैयारी में है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।